हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार मौर्य। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज के हमारी टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है, और एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए हम सबसे पहले सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान, सभी को पता होगा वर्तमान होता है। और इंडेफिनिट दोस्तों, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित दोस्तों, डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, और टेंस का मतलब होता है काल। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होगा, अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम इसके परिभाषा की ओर चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी परिभाषा होती है कि जब किसी क्रिया में यह निश्चित ना हो कि कोई कार्य जो है चल रहा है या पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। जैसे दोस्तों, कोई कार्य हम कर रहे हैं लेकिन उसमें ये निश्चित ना हो कि वो क्रिया जो है कर रही है, यानी क्रिया चल रहा है, या तो पूर्ण रूप से वो क्रिया समाप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो उसे जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहेंगे। लोग पहचान को बता देते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, लेकिन वो तो पहचान होता है दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा कि जब किसी क्रिया में यह निश्चित ना हो कि कोई कार्य हो रहा है या पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम दोस्तों ध्यान देना, परिभाषा क्लियर हो गया। परिभाषा क्लियर हो गया। अब हमको क्या जानना है, पहचान। पहचान, आइए दोस्तों पहचान की ओर बढ़ते हैं कि पहचान क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दोस्तों, पहचान हम कैसे बोलेंगे, लोग ऐसे बोल देते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो भी ठीक है जनरल के लिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या बोलना है हमें कि जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, तब उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत करते हैं। मुख्य क्रिया में ता है, ती है क्यों बोलेंगे दोस्तों, आइए अब उसको समझते हैं कि क्यों बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, उस सेंटेंसों के माध्यम से बताऊंगा कि इसका पहचान वो क्यों बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दो सेंटेंस है। आइए समझते हैं इस सेंटेंस के माध्यम से कि हम क्यों नहीं वाक्य के अंत में ता है, ती है बोलेंगे, क्यों ऐसा बोलेंगे कि मुख्य क्रिया में ता है, ती है लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य में, कोई हिंदी वाक्य है, उसके मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया दोस्तों इसमें क्या है, पढ़ना है। नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आपको जिस भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आप लोग को हर एक डाउट्स का लिंक मिलेगा और आप वहां पर जाकर अच्छे से कवर कर सकते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। मुख्य क्रिया में क्या लगा है, ता है, तब हमारा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। मुख्य क्रिया में लगा होना चाहिए ता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए दो सेंटेंस हमने दिया है, तो ये दूसरा वाला है, दूध मीठा होता है, इसमें भी ता है और इसमें भी ता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, क्या इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे, नहीं, ये तो हमारा यूज ऑफ है। क्या है दोस्तों, यूज ऑफ है। कैसे पता करेंगे कि ये यूज ऑफ है, तो दोस्तों मेन वर्ब जो होता है मुख्य क्रिया, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, भागना, सोना, रोना, ठीक है दोस्तों, हंसना, तो वो हमारी एक क्रिया होती है, वो मुख्य क्रिया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं कहा गया है, जो सब्जेक्ट है वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। यानी ये देखो दोस्तों, दूध मीठा होता है, यानी ये जो दूध की स्थिति के बारे में केवल बताया गया है, इसमें कोई भी क्रिया कार्य नहीं कर रही है, इसलिए ये हो गया हमारा यूज ऑफ इज आर एम है लगा है, इसलिए इज आर एम का अंतर्गत आएगा।
और अगर था थी थे रहता तो वाज वेयर, लेकिन ये वैसे हमारा है क्या, ईज आ रहे में। कैसे पता चला, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी मुख्य क्रिया कार्य नहीं कर रहा है, ये जो है दिया है यही मुख्य क्रिया के रूप में है, इसलिए हमारा यूज ऑफ होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है लगा होता है। क्या बोलेंगे, जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता लगा है, ठीक है, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं पहचान के बारे में। पहचान हमको बोलना है कि जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि सब लगे होते हैं, तब उसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत करते हैं। अब मैंने इत्यादि क्यों बोला, उसमें थोड़ा सा मैं इसको भी बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला ता है, ती है, ते है, हम सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, हमने हो उसमें नहीं बोला, ता है, ती है, ते है, ते हो उसमें मैंने नहीं बोला। तो जो हमारा छूटा हुआ शब्द है जो भी है वो जो है इत्यादि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आया होगा, पहचान भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक की ओर। हमारी अगली टॉपिक है हमने परिभाषा जाना, पहचान जाना, अब जानेंगे नियम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि नियम क्या होता है। चलिए दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है। तो नियम में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि दो ही चीज बताया जाता है, किसी भी टेंस में रहेंगे तो नियम में दो ही चीज बताया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया रखनी है यानी लिखना है, और कौन से सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया का प्रयोग करना है, यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बारे में हमको जानना होता है। तो आइए अब समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है। इसका नियम दोस्तों सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम नियम समझते हैं कि जब वाक्य साधारण हो, नियम क्या बनेगा दोस्तों कि जब वाक्य साधारण हो तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कोई सहायक क्रिया नहीं होती, यानी जब हम ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का तो उसमें सहायक क्रिया नहीं होता है। ठीक है, अगर सहायक क्रिया नहीं होता है तो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसका, तो आइए अब उसको समझते हैं। ठीक है, यानी जब वाक्य साधारण हो तब इस टेंस की कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, और एक वचन कर्ता के साथ, यानी साधारण वाक्य का जो एक वचन का कर्ता होगा उसके साथ मुख्य क्रिया के पहले रूप में यस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के पांचवें रूप का प्रयोग करते हैं, यानी एस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से आप चाहे जैसे भी आप समझ लीजिए। ठीक है, या तो पहले रूप में यस या यस का प्रयोग करिए, या तो डायरेक्ट पांचवा रूप लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर कर्ता बहुवचन होता है तब क्या होता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के केवल पहले रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए समझते हैं इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है। दोस्तों समझिएगा कि जब वाक्य नकारात्मक और प्रश्नवाचक होता है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डू या डज तो आ गया, तो अब नियम बनेगा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज और बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया के पहले रूप का प्रयोग करते हैं। यानी निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको परिभाषा और पहचान और नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम समझते हैं एक एक करके सेंटेंस के माध्यम से, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के साथ उसका एग्जांपल सीखेंगे कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का हम अब स्ट्रक्चर और एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले हम कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दोस्तों स्ट्रक्चर होता है हमारा यूज ऑफ में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब था, तो वर्ब में हमारा इसमें आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का तो इसमें कोई सवाल नहीं है। अब मेन वर्ब देखेंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे, तो दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट,
सिंगुलर सब्जेक्ट यदि है तो क्या लिखेंगे हम लोग V5, ऐसे समझ लेते हैं, यस या ईएस या डायरेक्ट V5 का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लेते हैं, V1 प्लस यस या ईएस, यानी सब्जेक्ट फिर मुख्य क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस का प्रयोग कर लिया, डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों V5 का प्रयोग, यही होता है एस फॉर्म। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई एक कर लेना, दोनों नहीं करना है। ठीक है, अब चूंकि सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसके बाद आता है अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में, इसमें अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में रहता है फुल स्टॉप। यदि दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आया होगा स्ट्रक्चर, तो आप फिर से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक मिलेगा आपको स्ट्रक्चर का, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दोस्तों नियम बताया गया कि जब कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया के पहले रूप में ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट केवल पहले रूप का यूज करते हैं, यानी यहां पे लिख देंगे V1। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, तो लास्ट में हो जाएगा फुल स्टॉप। दोस्तों ये दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते थे, अगर हमको समझना है तो केवल सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हम चाहे एस फॉर्म का वर्ब रखें, चाहे केवल V1 का रखें, जिस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग दिखा दिया है। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे एग्जांपल्स के माध्यम से कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों ये 4 एग्जांपल्स मैंने दे रखा है, आइए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। मोहन पढ़ता है, लास्ट में दिया ता है। सबसे पहले दोस्तों ट्रांसलेट करने से पहले हमको ये याद रखना है, पहले हमें सेंटेंस पहचानना है, टेंस पहचानना है, उसके बाद हमको बताना है, जवाब देना है, यानी ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये किस टेंस में है। दोस्तों लास्ट में क्या दिया है, ता है। क्या दिया है, ता है। अभी हमने पहचान सीखा कि जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा है, पढ़ना मुख्य क्रिया है, इसके अंत में क्या दिया है, ता है। ठीक है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो सेंटेंस देखो क्या है, सेंटेंस क्या है, वो मोहन पढ़ता है, यानी साधारण वाक्य हुआ। साधारण वाक्य है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगाइए। अब इन दोनों में से कौन स्ट्रक्चर लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मोहन है। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का हमारा जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाए, उसी सिंगुलर सब्जेक्ट को लिखिए। तो लिखिए मोहन, अब मोहन के बाद क्या आएगा, V1 प्लस यस या ईएस, यानी एस फॉर्म। तो डायरेक्टली हम अब देखना, V1 पढ़ना किस मीन्स होता है, रीड मीन्स होता है, रीड है हमारा मेन वर्ब। अब इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, एस लगा देंगे, रीड्स हो जाएगा। अब इसको चाहे एस फॉर्म डायरेक्टली V5 बोलो, चाहे हमने V1 में यस या ईएस का प्रयोग कर दिया, तो उस पे क्लियर रहिए आप लोग। ठीक है, यानी मोहन रीड्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहन रीड्स, और अंत में क्या दे देंगे, फुल स्टॉप। दोस्तों आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तो लिखे ही नहीं, तो देगा तब ना लिखेंगे। अब आगे समझते हैं, क्या पता आगे वाले में मिल जाए। ठीक है, आगे वाले सेंटेंस को देखते हैं। दिया है आप सब किताब पढ़ते हैं, यहाँ था मोहन पढ़ता है, आप सब किताब पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या बना दोस्तों, आप सब। कैसे पता कि सब्जेक्ट ये है, तो आप फिर से हम वही कहेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन में जाया करिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेगी, सभी कंफ्यूजन डाउट्स का जो है लिंक वहां पे आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से वहां पे कवर कर सकते हैं कि ये कैसे सब्जेक्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट आप सब, आप सब की स्पेलिंग क्या होगी, यू होगी। यू माने होता है ना तुम सब, आप सब, आप लोग, तो यू हो गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये बहुवचन है, यू ध्यान देना बहुवचन है, इसलिए प्लूरल वाला हम प्लूरल सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया यू, सब्जेक्ट के बाद क्या है V1, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि ते है लगा है, इसलिए इसका नियम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमारा जो है इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं होगा, यानी यू के बाद क्या रहेगा दोस्तों, V1 क्या है, रीड। रीड माने पढ़ना, रीड हो गया, यू रीड। अब आगे क्या दिया है, आप सब किताब पढ़ते हैं, यू रीड
बुक। आप सब किताब पढ़ते हैं, तो यू रीड अ का प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं, है ना, कि आप किताब पढ़ते हैं, बहुत सारी किताब तो बोला नहीं कि किताबें पढ़ते हैं, तो यू रीड अ बुक। ठीक है दोस्तों, फुल स्टॉप। अब आगे देखना, तीसरी एग्जांपल हमारी है, मैं अपनी कहानी पढ़ता हूं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है थोड़ा सा टफ वर्ड आया है अपनी, इसका प्रयोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, दिया है मैं अपनी कहानी पढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले आई, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सबसे पहले आई। अब आई के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट की प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी सहायक क्रिया जो है डू का ही हम लोग रखेंगे। तो यहां दिया है आई रीड, आई रीड, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब आएगा, है ना, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, तो आई रीड। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, अपनी कहानी। अपना का दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे अपना, अपनी, अपने जब लगा हो तब हमें जाना चाहिए हमारे पर्सनल प्रोनाउन पे। वहां पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वहां पे होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस दोस्तों ध्यान से समझिएगा, उसमें जो पॉजेसिव केस होता है उसी का प्रयोग हम अपना या अपनी के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई मी माई, दोस्तों आई का क्या होता है, आई मी माई, तीन फॉर्म बना, आई मी माई। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और अपना के लिए हम जब आई है तो क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉजेसिव केस का अपना के सेंस में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई रीड माई स्टोरी, फुल स्टॉप। एक बार मैं फिर से इसको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे माई कैसे आया, माई मीन्स तो मेरा होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान देना, आई का तीन फॉर्म होता है, आई मी माई। जो पॉजेसिव केस होता है, यानी आई का ही नहीं, जितना भी हमारे प्रोनाउन होते हैं उसका पॉजेसिव केस अपना के लिए लगाया जाता है। अगर दोस्तों दे रहेगा तो अपना के लिए क्या लगेगा, तो दे, देव, दियर, यानी दे रहेगा तो अपना के लिए दियर लगाएंगे। अगर वी है तो वी, अस, अवर, सॉरी वी, हाँ वी, अस, अवर। ठीक है दोस्तों, तो वी अगर सब्जेक्ट है तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, अवर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी ही है तो ही, हिम, ही, तो अगर ही सब्जेक्ट है तो अपना के लिए ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे एग्जांपल्स की ओर। वे लोग अपने स्कूल जाते हैं, वे लोग अपने स्कूल जाते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, दे, बहुवचन है, इसलिए V1 का ही केवल यूज करेंगे। दे, जाना है, मेन वर्ब, गो हो जाएगा, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। दे गो, गो टू अपने स्कूल। अपना का क्या होता है दोस्तों, जाने के लिए हम टू का प्रयोग कर लिए, अपना के लिए क्या लगाएंगे, जब सब्जेक्ट दे है तो अपना के लिए क्या हो जाएगा, दे, देम, दियर, यानी पॉजेसिव केस दियर का यूज करेंगे। दियर, दे गो टू दियर स्कूल, SCHOOL, फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, आइए अब समझते हैं निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आइए समझते हैं अब कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या रख लेंगे, डू या डज रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, डू या डज। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, और नॉट के बाद क्या आएगा, V1 मुख्य क्रिया का पहला रूप। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये दोस्तों निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता, सीता के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, डू की डज। तो हमने पढ़ा नियम में कि एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो सीता डज नॉट, सीता डज नॉट, V1 आएगा। पकाना किस मीन्स होता है, कुक मीन्स होता है दोस्तों, COO के कुक। क्या पकाती है, भोजन नहीं पकाती है, तो डज नॉट कुक द फूड, फुल स्टॉप। दूसरा समझते हैं दोस्तों, तुम नहीं खेलते हो, यू, यू बहुवचन है दोस्तों, यू के साथ क्या सहायक क्रिया, डू, यू डू नॉट, V1 प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। तीसरा एग्जांपल दोस्तों समझते हैं,
सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, राधा नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डज नॉट, गाना, गाना देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, राधा गाना नहीं गाती है, तो गाना गाना का क्या होता है, सिंग ए सॉन्ग, V1 आएगा सिंग ए सॉन्ग। चौथा दोस्तों देख लेते हैं, मैं उसके घर नहीं जाता हूं, तो आई के साथ डू, आई डू नॉट गो टू उसके घर, उसका किस मीन्स होता है दोस्तों, हिज मतलब होता है उसका या उसकी, तो हिज होम या हाउस कुछ भी लिख सकते हैं, तो हिज होम। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों आपको बता रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं, मैंने बताया भी है पहले, ठीक है। तो एक जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है और दूसरा जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। यानी अगर हमारी हिंदी क्या से शुरू है तो अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और यदि बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हुए होते हैं तब जो है हम उसी प्रश्नवाचक शब्द से उस स्ट्रक्चर को या उस ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। तो आइए पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सॉरी, अब हेल्पिंग वर्ब चूंकि इसमें हमको पता चल गया कि क्या होता है तो क्या लिख लेंगे, डू डज, डू डज प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ब आएगा। वर्ब में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मेन वर्ब V1 क्योंकि इस नियम में है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में दोस्तों क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब आइए क्वेश्चन वर्ड का समझते हैं। क्वेश्चन वर्ड में ज्यादा अंतर नहीं होता है, सेम होता है यही स्ट्रक्चर, बस सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद यहां से फिर से हमारी स्ट्रक्चर शुरू हो जाती है क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जब हमारी हिंदी क्या से शुरू होती है तो हम सहायक क्रिया वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं, और जब हमारा बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब क्या से शुरू है तो हमको लगाना है पहला। ठीक है दोस्तों, पहले लिखना है डू या डज, डू या डज यानी एक सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है तो डू या डज हमेशा यानी सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, दे होगा, दे बहुवचन है इसलिए क्या लगाएंगे दोस्तों, डू, क्या हो जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट दे, उसके बाद V1 खेलना है, देखो खेलना है ना V1, तो प्ले होगा, प्ले, डू दे प्ले, ऑब्जेक्ट क्या, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या खेलते हैं, क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया, लास्ट में ते हो है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर हम लगाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे तो हो जाएगा वाई, और वाई के बाद डू या डज, हमने बताया हमेशा सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो यू बहुवचन हुआ तो बहुवचन के साथ डू, वाई डू यू, सब्जेक्ट यू, अब V1 है वो, कहां, वहां, ठीक है, तो वो देयर, क्वेश्चन। थोड़ा सा दोस्तों यहां पे समझना, हम यहाँ पे गो टू देयर लिख सकते हैं, ठीक है, वो देयर भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा बस ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पे ये जो देयर है वो क्या है, ये हमारा वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू क्या हो गया प्रोनाउन सब्जेक्ट, वो हो गया वर्ब मेन वर्ब, टू
इंफिनिटिव टू, ठीक है। आगे देखते हैं देयर। देयर क्या है, जाने के लिए वहां पे टू यूज हुआ है दोस्तों, ठीक है। और देयर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है दोस्तों, पूरक शब्द हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे पता, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि जैसे हम प्रश्न करेंगे मेन वर्ब के साथ, क्या खेलता है, क्रिकेट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आइए अब तीसरा समझ लेते हैं। क्या सोनी अपनी कहानी लिखती है। क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। सोनी लड़की एक वचन हुआ, ठीक है, एक वचन के साथ डज। सबसे पहले डज सोनी V1 लिखना है, लिखना राइट मीन्स होता है, राइट। डज सोनी राइट अपनी कहानी। अब बताओ, सोनी तो नाम है ना, तो नाम है, चूंकि ये लड़की है, लड़की के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ही का कि सी का, सी का। सी का पॉजेसिव केस क्या होगा, सी हर होता है, यानी सोनी के लिए हम अपना के लिए क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, हर स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। आइए ये समझते हैं चौथा वाला एग्जांपल। मोहन तुम्हारे घर क्यों जाता है। बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द, तो उसी प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे सबसे पहले। वाई अब लगाएंगे डू या डज, तो मोहन सब्जेक्ट है इसलिए डज लगेगा। वाई डज मोहन गो टू तुम्हारे घर, योर होम या योर हाउस, यहां पे योर होम कर लेंगे, फुल स्टॉप, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अब लास्ट हमारी सेंटेंस है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उसको भी क्लियर कर देते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं अब इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। दोस्तों हमने बताया है कि इंटरोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर होता है, केवल उसमें नॉट लगा देते हैं। तो दोस्तों नॉट पे लगाया कहां पे जाता है, तो नॉट लगाया जाता है दोस्तों सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। दोनों स्ट्रक्चर में सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और उससे पहले, मतलब मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आइए अब एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। क्या से शुरू है दोस्तों, क्या से जब हिंदी शुरू रहती है तो अंग्रेजी हमारी सहायक क्रिया से स्टार्ट होती है। अब बताइए डू लगाएंगे कि डज, क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आई, नॉट, खाना का क्या होगा दोस्तों, ईट होगा, फर्स्ट फॉर्म ईट, मैंगो, क्वेश्चन मार्क, डू आई नॉट ईट मैंगो। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। वे लोग अपने घर क्यों नहीं आते हैं, तो बीच में ये क्वेश्चन वर्ड आया, इसलिए हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाला, क्योंकि उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं सबसे पहले, वाई। अब आएगा डू या डज, क्यों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज। बताइए डू लगाएंगे कि डज, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, दे, क्या लगेगा, डू, दे। नॉट है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस है, तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या कर लेंगे, नॉट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आएगा V1, आना होता है कम मीन्स कम, अपने घर। बताइए दोस्तों अपना का क्या होगा, यहाँ पे जब सब्जेक्ट दे होगा तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, दियर लगाएंगे, तो कम दियर होम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तीसरा आइए समझते हैं अब। क्या सोहन हॉकी नहीं खेलता है। क्या से शुरू है तो हमारी सहायक क्रिया से स्टार्ट होगी अंग्रेजी, तो सहायक क्रिया हम डू लिखेंगे कि डज, डज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सोहन है, एक वचन है। डज सोहन नॉट प्ले हॉकी, ठीक है दोस्तों। डज सोहन नॉट प्ले हॉकी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। और आप लोग अच्छे से एक बार अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख सकते हैं। और जिस भी टॉपिक में हम कह रहे हैं कि किसी भी टॉपिक में अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिंक आपको सभी टॉपिक के मिल जाएंगे, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, सेंटेंस हो, पर्सन हो, सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से मिलेंगे हम अगली टॉपिक में, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।